हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 इतिहास विषय का 2021 का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, इसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करवाया था। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। साथियों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 एवं इतिहास विषय की तैयारी करवाई जाती है। यदि आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज चाहते हैं तो हमसे अवश्य जुड़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट अलाउज डिवोर्स, यानी इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? नारद स्मृति, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति। इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य की रचना है। किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। इस पुस्तक में यानी कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो स्त्रियों से विवाह विच्छेद यानी तलाक की बात है उस चीज की अनुमति दिया है। अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन्होंने बताया है कि स्त्रियां तलाक दे सकती हैं। तलाक के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। पति के बहुत दिन तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसको त्याग सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। और इसके अतिरिक्त धर्म साहित्य सूत्र से कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ। धर्म सूत्र साहित्य से कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ। स्मृतियों का निर्माण हिंदू धर्म के चरम विकास को सूचित करता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई है। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति गुप्त काल यानी 5वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। नारद एवं याज्ञवल्क्य स्मृति गुप्त काल की रचना है यानी 5वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। और ये स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं तथा इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। ये किस भाषा में लिखी गई हैं स्मृतियां? तो ये स्मृतियां लौकिक भाषा में लिखी गई हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मनसद-ए-आली के नाम से पुकारता था? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मनसद-ए-आली के नाम से संबोधित करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश यानी लोदी वंश का संस्थापक था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था और वह अपने अमीरों को, सरदारों को मनसद-ए-आली कहकर बुलाता था। उसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। वह अफगान सरदारों को अपने समकक्ष मानता था, यानी जो अफगान सरदार थे वो उनको अपने समकक्ष मानता था। और बहलोल लोदी अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा हो जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन तथा फिरोज तुगलक ये क्रमशः गुलाम वंश तथा तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फाउंडेड ऑन 31 अगस्त 1920, यानी 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड के यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, जोसेफ बैप्टिस्टा, एन.एम. जोशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। आगे देखते हैं। इसमें व्याख्या की गई, इसकी बताया गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC को
एटक भी कहा जाता था। एटक का प्रथम सम्मेलन बंबई में 31 अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्ष में जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, C.F. एंड्रयूज एवं S.A. बरेलवी थे। महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था। 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई और भारत भी उसका सदस्य बनना चाहता था। उसी दौरान 1920 ईस्वी में बंबई में NM जोशी, बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब होती है? 31 अगस्त 1920 को। कब होती है? 31 अगस्त 1920 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इसमें प्रश्न में पूछा है कि मुगल शासक कौन है और कुल जमा में खालसा का अनुमानित हिस्सा कितना है। यानी शासक दिए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इनको आपस में मिलाना है। अकबर के समय जो जमा में खालसा का अनुमानित हिस्सा कितना था? तो ये हो जाएगा, अकबर के समय में 1/4% था। अकबर के समय में 1/4% था और जहांगीर के समय में 1/20% था। शाहजहां के समय में 1/7% था और औरंगजेब के समय में 1/5% था। यानी A का 3। आंसर देखते हैं। A का 3 दो जगह है। हाँ, फिर से मिला के देखते हैं। अकबर का 1/4% हो जाएगा और जहांगीर का 1/20, यानी A का 3 हो जाएगा और B का 1 हो जाएगा। 1 का 3, B का, हाँ, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A सही है इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति के बिना उनके बीच अंतर्विवाह की इजाजत नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। वो कौन सुल्तान था? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था या फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था जिसने सुल्तान, अमीरों आदि पर रोक लगाया था कि उनको एक दूसरे से बिना सम्राट के आदेश के आपस में मिलना नहीं है, अंतर्विवाह नहीं करना है। अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन काल रहा है 1296 से 1316 ईस्वी में। फ्रेंड्स, आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष यानी कि जो जनवरी 2025 में इतिहास विषय का पेपर हुआ है उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का काल पूछा हुआ है, यानी कि वो किस समय उसका शासन काल था, इस चीज को पूछा हुआ है। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था अलाउद्दीन खिलजी और उसका मूल नाम था अली गुरसब। उसने द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर-ए-सानी यानी कि पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता जैसी उपाधियां धारण की थी और धर्म को राजनीति से पृथक रखते हुए यामिनी उल खिलाफत यानी खलीफा का नायब की उपाधि धारण किया था। उसने विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। नंबर 1 क्या था? धनी व्यक्तियों की संपत्ति को छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन करना, मद्य निषेध को लागू करना। यानी कि ये प्रश्न भी पूछा गया है किसी शिफ्ट में PYQs में कि कौन सा शासक था जिसने मद्य निषेध को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अमीर, मलिकों, दरबार के अधिकारियों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर जाने, सामूहिक दावतों में पार्टी न करने का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था।
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 16 को मिलान करना है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुल्लय, पालय, कुरिंची, मरुतम, यानी कि ये नाम दिए हैं, इधर क्षेत्र दिए हैं, मुल्लय, पालय, कुरिंची, मरुतम, और इधर शुष्क भूभाग है, नदीय भूभाग, पशुचारण क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। तो जो मुल्लय है, मुल्लय पशुचारण क्षेत्र होता था, मुल्लय पशुचारण क्षेत्र होता था, और पालय शुष्क भूभाग को पालय कहा जाता था। कुरिंची पर्वतीय क्षेत्र था, और मरुतम मतलब ये नदीय भूभाग था। यानी मुल्लय पशुचारण क्षेत्र, पालय शुष्क भाग, कुरिंची पर्वतीय क्षेत्र और मरुतम पशुचारण क्षेत्र था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ, इधर मिलाया गया है कि मुल्लय पशुचारण क्षेत्र, पालय शुष्क भूमि, कुरिंची पर्वतीय क्षेत्र और मरुतम नदीय भूभाग था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। यक्षिणी या शासन देवता और तीर्थकारों से संबद्धता। सिद्धायिका, चक्रेश्वरी, अंबिका और पद्मावती, आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो जो महावीर हैं, इनके यक्षिणी या शासन देवता थे सिद्धायिका, और चक्रेश्वरी आदिनाथ से रिलेटेड, चक्रेश्वरी आदिनाथ से संबंधित है, और अंबिका नेमिनाथ से संबंधित है, और पद्मावती पार्श्वनाथ से, पासे पद्मावती और पासे पार्श्वनाथ, पद्मावती पार्श्वनाथ से सिद्धायिका महावीर, चक्रेश्वरी आदिनाथ और अंबिका नेमिनाथ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? इसका विकल्प हम देखते हैं कहाँ दिया गया है। हाँ, इसका विकल्प ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न ये पूछा है इसमें कि मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? भारूड कहा जाता था, अभंग कहा जाता था, पालना कहा जाता था, वचन कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारूड। ऑप्शन नंबर ए, भारूड इसका आंसर हो जाएगा। भारूड कहा जाता था। भारूड रंगमंच पर कलात्मक कृतियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक मराठी नाटकीय गीत है। यह 2 स्वरूपों में विभाजित है, उपदेशक रूप या भौतिकवादी रूप। उपदेशक या भौतिकवादी रूप पहला, और दूसरा हो जाता है इसका आध्यात्मिक रूप, यानी पहला भौतिक स्वरूप होता है और दूसरा आध्यात्मिक रूप होता है। इसमें दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक निर्देश भी मिलता है। भारूड में दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ नैतिक निर्देश भी मिलता है। संत एकनाथ 1528 से 1599 ईस्वी को 125 विषयों पर 300 भारूड लिखने का श्रेय दिया जाता है। वरकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के दौरान समाज में अलख जगाने के लिए जो छंद से क्षेत्रीय भाषा में लिखे, उन्हें अभंग के नाम से जाना जाता है। बच्चों के जन्म लेने के उपरांत पारंपरिक देवों को याद कर गाए जाने वाले गीत को पालन या पालना के रूप में माना जाता है। वचन एक प्रकार का मराठी कविताओं का संग्रह है। वचन क्या है? वचन एक प्रकार का मराठी कविताओं का संग्रह है। और अभंग क्या है? तो 13वीं सदी में समाज में अलख जगाने के लिए जो छंद क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाते थे, उन्हें अभंग कहा जाता था। उन्हें अभंग कहा गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में
अपधातु मुद्रा विलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा यानी विलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक और बलबन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा यानी विलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया। इसमें बताया जा रहा है कि तुगलक वंश के शासक का जो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक था, इनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा है। इनका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा है और ये गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। इनका जन्म हिंदू पत्नी बीबी जैला के गर्भ से हुआ था। हिंदू पत्नी बीबी जैला के गर्भ से हुआ था। इनका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। इसने ससगनी यानी 6 जीतल नामक चांदी की मुद्राएं प्रचलित करवाया था तथा अद्धा यानी 1/2 और बिग 1/4 नाम से चांदी एवं तांबे के मिश्रित सिक्के चलवाए। मिश्रित सिक्के यानी बिलियन करेंसी चलवाए, जिसने धीरे धीरे चांदी के सिक्कों को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तांबे एवं चांदी की मुद्राएं जारी करवाया, जिस पर शासक का नाम, टकसाल का नाम, कलमा का अंकन मिलता है। मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा तांबा या जीतल का प्रचलन करवाया गया था। बलबन के सिक्कों पर खलीफाओं के नाम का अंकन मिलता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार इनमें से कौन सा युग्म, प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं के बारे में बताता है? महिला शिक्षिकाओं के, तो पहला जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मैं ऑप्शन यहां लिख देती हूं। देखिए 2 तो इसमें दिख रहा है, ए और डी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ए का है आचार्य एवं आचार्याणी, आचार्य एवं आचार्याणी, और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य एवं उपाध्याय। आचार्य एवं उपाध्याय। तो देखिए इनमें से कौन सा जो युग्म है वो महिला शिक्षिकाओं की ओर इंगित करता है, बताता है। तो आचार्य एवं आचार्याणी, आचार्याणी एवं उपाध्यायनी, उपाध्याय एवं उपाध्यायनी, आचार्य एवं उपाध्याय, आचार्य एवं उपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य एवं उपाध्याय। आचार्य एवं उपाध्याय। प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार आचार्य एवं उपाध्याय महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है। प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में ऋषियों एवं महाउपाध्यायों द्वारा गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए आचार्य एवं उपाध्याय के साथ साथ महिला आचार्य एवं उपाध्याय का भी चयन किया जाता था। ये शास्त्र विद्या ही नहीं बल्कि शस्त्र विद्या के साथ अन्य सभी ज्ञात विधाओं में भी पारंगत होते थे और इनके द्वारा 32 विधाओं एवं 64 कलाओं को केंद्र में रखकर
कितने 32 विधाएं एवं 64 कलाएं। 32 विधाएं एवं 64 कलाओं को केंद्र में रखकर प्रमुख विषयों जैसे वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, संगीत, कला, न्याय एवं युद्ध विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता था। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथियों, यदि आप क्लास को पूर्ण रूप से देख रहे हैं तो अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर प्रस्तुत करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अन्य किस टॉपिक पर वीडियो यानी कि क्लास चाहिए और PYQ के लिए आप कनेक्टेड रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।